Hello student, this is sixth part of the lesson नेशनलिज्म इन इंडिया। और थर्ड टॉपिक चल रहा है हमारा, ये टॉपिक है टूवर्ड सिविल डिसोबीडेंस। दैट मीन्स कि कैसे जो इंसिडेंट एक के बाद एक हुए और फिर सिविल डिसोबीडेंस प्लान किया गया। और सिविल डिसोबीडेंस की स्टार्टिंग क्या थी, वो सॉल्ट मार्च था जो सिविल डिसोबीडेंस का इंसिडेंट था कि यहाँ से अब स्टार्ट है। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दंगे फसाद इस तरीके से वायलेंस फैला रहे हैं जो कि उनके फंडे के हिसाब से, उनके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अगेंस्ट। उनको लग रहा था कि जो मैंने सत्याग्रह और जो मूवमेंट चलाया शायद उसमें अभी जो पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है वो कहीं भी उसके लिए तैयार नहीं है। दैट मीन्स कि उनका जो पेशेंस लेवल है दुख को सहने का, परेशानियों को सहने का, वो अभी बहुत बिलो है। उनको प्रॉपर टाइम चाहिए इन चीज़ों को समझने के लिए कि हमें अपने इस बात से बिल्कुल भी नहीं डिगना है कि हमें वायलेंस करना है। विद इन कांग्रेस कुछ लीडर्स ऐसे थे जो ट्राइड कर रहे थे कि मास स्ट्रगल होना चाहिए। ज़्यादातर मास स्ट्रगल का मतलब है जनता ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, पॉपुलेशन दिखे कि हाँ इतने लोग पार्टिसिपेट वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। वो भी चाहते थे कि हम इलेक्शन में, जो कि बाइकआउट कर दिए गए थे, हम इलेक्शन में पार्ट लें। और सेटअप बाय द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1990 दे फेल्ट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसी। उनका कहना था कि जो ब्रिटिश पॉलिसी है उनको अपोज करना ज़रूरी है, बट उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट की ज़रूरत है, और वो पावरफुल पोस्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की। इस बीच में सी आर दास और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन कर दिया। स्वराज पार्टी उनकी बनाई थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। वो मास एगिटेशन और फुल इंडिपेंडेंस के लिए इसका फेवर करते थे, उनका कहना था। ड्यूरिंग ऑल दिस इन 1920 द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन टच्ड इंडिया। अब सिचुएशन कैसे बदली है इस बारे में भी बात करते हैं कि इंटरनल डिबेट तो हो रहा था, डिसीजन 2 फैक्टर्स थे अगेंस्ट शेपिंग पॉलिसीज टूवर्ड द 1920। अब जो इस क्वेश्चन को पुटअप कर लेता है कभी कभी बोर्ड, उसका मन करा है कि बच्चे को कितना देखना है, तो वो पूछ लेता है कि भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब बेटा किसी भी तरीके से इस तरीके की कंडीशन बन जाना जिसमें प्रोडक्शन तो हो रहा है गुड्स का, बट उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई भी नहीं है। पैसा मार्केट में नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर है तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उसे हम डिप्रेशन की सिचुएशन कहते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन की सिचुएशन कहते हैं। दैट मीन्स पैसे ने कहीं ना कहीं अपनी साइकिल को स्टॉप कर दिया है। भाई मेरे पास आएगा तभी तो मैं दुकान वाले से सामान लूंगी, दुकान वाला सामान लेगा, से मैं सामान लेके आती हूँ, दुकान वाला आगे माल वाले को देगा, माल वाला फैक्ट्री वाले को देगा, ठीक है, फैक्ट्री वाला अपने एम्प्लॉयज़ को देगा। तो इस टाइप की साइकिल जो है ना वो स्टॉप हो जाती है। अब दूसरी मार जो इंडिया पे पड़ी वो ये पड़ी कि डैमेज ऑफ एग्री प्रोडक्ट रिड्यूस, ये जो डिमांड ऑफ एग्री प्रोडक्ट है वो रिड्यूस हो गई, जिसकी वजह से जो वो बेचारे कल्टीवेट करते थे इतना मुश्किल से, वो उनको बड़ा मुश्किल हुआ उसको सेल करना। वहीं दूसरी तरफ जो टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, उन्होंने, यहाँ पर इसके बारे में जिक्र होगा, जो टोरी गवर्नमेंट थी उसका ये कहना है था कि हमें एक ये पता चलना है कि इतनी अस्थिरता, मतलब कि इंस्टेबिलिटी इंडिया में क्यों हो रही है, रीज़न क्या है, क्या हमारे जो लॉ कंडीशन, जो हमने लॉज बना रहे हुए हैं उनमें कुछ गड़बड़ है। तो वो एक साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के अंडर बनाती हैं, बट इसमें एक गलती वो ये करती है कि इसके अंदर कोई भी इंडियन पार्टिसिपेंट नहीं होता। दैट मीन्स कि आप इंडियन भी नहीं हो, और इंडियन ना होने के बावजूद आप इंडिया के लिए डिसीजन लेने जा रहे हो, जैसा कि मकाले ने किया था कि बिना ये चीज़ें जाने कि भारत की क्या कंडीशन है उसको दरकिदार करके इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इंडिया पे थोप दी थी। वहीं साइमन के आने पे भी इस तरीके की सिचुएशन बनने का डर था। सर साइमन आ रहे थे तो उनके आने पे सर साइमन कमीशन के आए, तो यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया, गो बैक साइमन। दैट मीन्स वो साइमन कमीशन को बायकॉट कर रहे थे कि आप यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है।
ऑल पार्टीज इंक्लूडेड कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन डिमॉन्स्ट्रेशन। मतलब कि आज देखिए कि साइमन कमीशन के खिलाफ इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं दोनों के व्यूज सेम हो गए। In effort to win them other, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 vague offer dominant status for Indian in a specific future। अब ये जो डोमिनेंट स्टेटस है ये गोलमेज सम्मेलन होता है। इसको ध्यान से सुनिए। इसमें क्वीन बैठती है और क्वीन जिससे बात करना चाहती है उन लोगों को इसमें इनवाइट करती है। क्योंकि वायसराय यहाँ पर सबसे अच्छी पोस्ट थी तो यहाँ पर उन्होंने उनके मीन से कहीं ना कहीं यहाँ के लीडर से कनेक्ट होने की कोशिश की। दे डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर। यहाँ पर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिस्कशन हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, लेकिन उसमें लीडर्स को वो सेटिस्फाइड नहीं करते। रेशियल विद इन द कांग्रेस, मतलब ये कहीं ना कहीं रेडिकल जो थे, जो उग्र स्वभाव के थे नेता, जिन्हें हम गरम दल के नेता कहते हैं, वो इस चीज़ से एग्री नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर assertive. The liberal and the moderate who were opposing constitution system within the frame of British dominion gradually lost their influence. जो गरम दल के नेता थे, जिन्हें हम रेडिकल नेता कहते हैं, लीडर्स कहते हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल ही अपोज कर रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो थे लिबरल और मॉडरेट थे, वो थोड़ा बहुत सोच रहे थे, तो उनका भी इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये अंडरलाइन कर लीजिए, 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ। डिमांड पूर्ण स्वराज, पूछते हैं कि मैप में पूर्ण स्वराज किस सेशन में हुआ और उसे लोकेट करिए, तो आपको याद रहना चाहिए लाहौर में हुआ था ये। और इसकी जो हेड थे प्रेसिडेंसी थी उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इट वॉज डिक्लेयर्ड। और साथ में देखो क्या करा कि उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि 26 जनवरी 1930 तक हम जाते जाते इसको सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए उन्होंने जब इंडिपेंडेंस 26 को नहीं मिली जनवरी को, तो उन्होंने उसको क्या बना दिया, आपका